जय हिंद। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये पॉलिटी का प्रीवियस इसका क्वेश्चन है। तो देखिएगा, एग्जाम जब आप देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको प्रीवियस इसका क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। और जैसे में आप कोई लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं तो उसके प्रति थोड़ा सा सीरियसनेस काफी जरूरी है भाई। आप सोचते हैं कि हम नॉर्मल तरीके से पढ़ करके केवल हम सिलेक्शन ले लें तो काफी असंभव ऐसा लगता है। फिर वो सब सिलेक्शन ले पढ़ने वाले कितने हैं आप सोच सकते हैं। लिमिटेड से सीट आता है, सिर्फ 1,000 और 1,500 सीट आता है और उसमें लाखों लाखों की संख्या में फॉर्म गिरते हैं, 5 लाख 6 लाख। तो भाई थोड़ा सा सीरियसनेस तो रहना पड़ेगा, वरना फिर तो ऐसे ही करते रह जाइएगा तो कैसे चलेगा काम। तो चलिए थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाइए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, सीधी बात और नो बकवास। टाइम बहुत कम है लोगों के पास में। देखिए बोला क्या गया है कि राज्यसभा की सदस्यता कितने वर्ष की होती है। अब देखिएगा, राज्यसभा के पहले बारे में हम जान लेते हैं कि राज्यसभा का गठन कब होता है, कौन से आर्टिकल के तहत। तो एक हमने आर्टिकल बताया है, एक सरल, ठीक है। इस स से क्या होता है, संसद, ठीक है। और ये र से क्या होता है, तो र से होता है ये राज्यसभा, ठीक है। और ये ल से क्या होता है, तो ये ल से होता है लोकसभा, ठीक है। अब ये स से क्या हो गया, ये 79 में है, ठीक है। यानी संसद का गठन आर्टिकल 79 में है। और ये राज्यसभा की बात करते हैं तो ये 80 में है। और ये लोकसभा का आर्टिकल 81 में है। 3 आर्टिकल आपको याद होगा, ठीक है। तो हमें अब राज्यसभा के बारे में पूछा गया है, तो राज्यसभा का आर्टिकल कौन में इसका चर्चा किया गया है, तो राज्यसभा का चर्चा किया गया है आर्टिकल 80 में। इसके जो प्रत्येक सदस्य जो सॉरी प्रत्येक 2 वर्ष पर, कितने वर्ष पर, प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या होते ना है कि 1/3 सदस्य, ये ध्यान दीजिएगा, 1/3 सदस्य, ठीक ना। तो ये उसको हम स्टार लगा देते हैं, इससे घेर देते हैं। 1/3 सदस्य कितने, प्रत्येक दूसरे वर्ष पर क्या होते हैं, रिटायर होते हैं, यानी सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। ये काफी ज्यादा पूछा जाता है। अगर बात करते हैं इनके कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ये प्रत्येक दूसरे वर्ष पर, यानी प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या होते हैं कि 1/3 सदस्य क्या होते हैं कि सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर होते चले जाते हैं, ठीक है। और यह एक क्या है, अस्थाई सदन है। और इसको बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, तो 30 वर्ष चाहिए। कितना वर्ष 30 वर्ष चाहिए, तो 30 वर्ष। अगर हम बात करते हैं इसका गठन कब हुआ था, तो 3 अप्रैल, कब, तो 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ था, 1952 को। और इसका पहली बैठक अगर हुआ था तो इसकी पहली बैठक हुआ था 13 मई को 1952 में हो गया था इसकी पहली बैठक। गठन 3 अप्रैल 1952 को। और पहली बैठक की बात बोलते हैं तो पहली बैठक कब हो जाता है, तो यही हो जाता है 13 मई 1952 को। देखिएगा, राज्यसभा के बारे में जितने भी आपको थे ना यहाँ पे जो एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले, वो हमने यहाँ पे आपको रख दिया है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने, तो इसके सामने आपको आंसर दिखाई पड़ रहा होगा कि इसका कार्यकाल कितने वर्ष का है, तो 6 वर्ष का है, ठीक है। तो अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टारगेट जीएस बाय मान सिंह टेलीग्राम चैनल पर जाकर के सर्च कीजिएगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और सीधे हम पढ़ाई की बात करते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि आया फिर बीच बीच में ऐसा एक बोल रहा है वो बोल रहा है। टाइम बहुत कम है, थोड़ा सा आप सीरियसनेस रहिएगा लक्ष्य के प्रति, आपको लक्ष्य आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है। देखिएगा, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता की अगर बात करते हैं, और एक होता है CSIR, ये क्या होता है, तो ये होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या होता है, कौन, एक बार फिर से हम बोल देते हैं, कभी कभी क्या होता है ना कि फुल फॉर्म भी आपको पूछ देता है। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो इसका भी अध्यक्ष जो होता है, इसका भी अध्यक्ष पीएम भी पीएम ही होता है। और ये आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के अध्यक्ष भी कौन होता है, तो पीएम होता है। तो आपके दिमाग में एक बात और घूम रहा होगा कि आखिर पीएम पीएम बोल रहे हैं तो और किसका किसका ये अध्यक्ष होता है। तो चलिए हम बता ही देते हैं यहाँ पे किसका किसका अध्यक्ष होता है। जो नीति आयोग के बारे में तो आप सभी को पता होगा, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है, जिसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। पीएमओ के बारे में जानते हैं कि पीएमओ का अध्यक्ष कौन होता है, ये होता है। मंत्रिमंडल का जब बैठक होता है, यानी कैबिनेट मंत्रिमंडल का बैठक होगा, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो इसकी अध्यक्षता करेगा प्रधानमंत्री, ये भी प्रधानमंत्री करेगा। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की अगर बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता भी कौन करता है, ये पीएम करता है। और अभी हमने CSIR देखा, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री ही करता है। और ये आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्षता भी कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री ही करता है। तो देखिएगा, इतने सारे चीज का अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, समझ रहे हैं। तो इस एक वीडियो में हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब देखिएगा, अब प्रधानमंत्री के बारे में हम थोड़ी सी
झलक देख लेते हैं कि आर्टिकल 75 के तहत ये राष्ट्रपति जो है, कौन, राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति क्या करती है कि इसको नियुक्त करती है, किसको, तो प्रधानमंत्री को नियुक्त करती है, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं इसको, ठीक है। अब नियुक्त करते हैं तो अब राष्ट्रपति के सहायता एवं सलाह के लिए आर्टिकल 74 के तहत में क्या किया जाता है, एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, और यही आर्टिकल 75 के ही तहत प्रधानमंत्री के सलाह से अन्य मंत्रियों का क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा। तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है या चुनाव होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति जो होते हैं ये प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हमें हो जाएगा कि प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए अगले पे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। अब देखिएगा छुआछूत, जैसे में अगर हम 15 की बात करते हैं, जैसे में अब देखिए 12 से 35 तक में हम बात करते हैं, तो 12 से 35 तक में फंडामेंटल राइट के बारे में बात किया गया है। ये फंडामेंटल राइट लिया कहाँ से गया है, तो बोलिएगा कि अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, ये अमेरिका से लिया गया है, जिसे क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है, मैग्ना कार्टा, ठीक है, जिसको महान दस्तावेज भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये अमेरिका से लिया गया है। हमारे संविधान में 12 से लेकर के 35 तक अगर भाग की बात करते हैं तो भाग कितना में है, तो भाग 3 में इसे रखा गया है, ठीक है। अब हम थोड़ी से आर्टिकल को देख लेते हैं, यहाँ पे जो आर्टिकल दिए गए हैं वो देख लेते हैं। हम देखते हैं क्या कि आर्टिकल 15 में क्या बोला गया है, पहले आर्टिकल 14 से देख लेते हैं, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ 14 भी दिया गया है और आपको याद भी हो जाएगा। 14 क्या बोला गया है कि विधि के समझ क्षमता, विधि के समझ क्षमता, इसका कहने का मतलब क्या है, तो इसका कहने का मतलब है कि विधि के जो अनुसार है वो सभी कोई लिख क्या है, समान है। यानी विधि के समझ क्षमता कहने का मतलब ये तात्पर्य यह हुआ कि विधि के समझ में यानी विधि के अनुसार सभी लोग जो है वो क्या है, समान है। आर्टिकल 15 की बात क्या करते हैं, तो आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि जाति, फिर उसके बाद में धर्म, फिर उसके बाद में लिंग, लिंग मतलब कि कोई जैसे में अगर अगर थर्ड जेंडर के लोग रहते हैं तो उस तरह के बात किया जा रहा है, ठीक है। लिंग, मूल स्थान, ठीक है, ये सभी के स्थान पर क्या भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अच्छा अब एक होता है 16 आर्टिकल। 16 आर्टिकल में क्या किया गया है कि लोक नियोजन मतलब कि सरकारी नौकरियों के बारे में बात किया गया है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता यानी सभी को अवसर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप फलानवे जाति के हैं या फलानवे जहां से जगह से आते हैं या फलानवे धर्म के हैं तो आपको सरकारी नौकरी में नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। ये आर्टिकल 16 साफ साफ मना करता है, ठीक है। सबको हमको समानता दिया जाएगा यानी 16 क्या बोलता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता यानी सबको अवसर दिया जाएगा कि तुम कर सकते हो, अगर ये चीज तुम एग्जाम पास कर सकते हो तो तुम कर सकते हो, ठीक है। जो क्राइटेरिया है वो तो खैर फुलफिल करना पड़ेगा। 17 क्या बोलता है, तो 17 बोलता है छुआछूत का अंत, यानी जो पहले क्या था ना कि पहले के जो नीचे जाति के लोग होते थे तो उसे जो छूने कुछ नहीं दिया जाता था, मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था, जो कुआं है, तालाब है, यहाँ से पानी भरने नहीं दिया जाता था। तो यही आर्टिकल क्या कहता है कि छुआछूत का अंत के बारे में बात करता है आर्टिकल 17। और आर्टिकल 18 के बारे में देख लेते हैं तो ये बोलता है उपाधियों का अंत करता है, ठीक है। तो अब देखिएगा हमने सभी आर्टिकल को यहाँ पे आपके सामने रख दिया, ठीक है। आपको रिवीजन भी फास्ट तरीके से हो रहा होगा। अब हमें ऑप्शन आंसर पे चलना है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत से संबंधित है, तो कौन होगा जी, आप खुद ही बताइएगा। तो आपके सामने तो अब दिखाई पड़ रहा है ना कौन होगा, तो आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा अनुच्छेद 17 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन में हमने राज्यसभा के बारे में चर्चा किया था, तो अब यहाँ पे आप देखिए काम पड़ जाएगा, ठीक है। क्या बोला गया है कि मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। देखिएगा जितने भी मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्या किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति। तो ये गलत है, इसको सबसे पहले लपेट दीजिए, जो गलत है उसको सबसे पहले लपेटिए। विश्वास मत राज्यसभा में लाया जाता है, जी नहीं, विश्वास मत जो लाया जाता है ना वो लोकसभा में ही लाया जाता है। कहाँ पे, तो लोकसभा में लाया जाता है। और लोकसभा में क्या क्या लाया जाता है, तो लोकसभा में धन विधेयक लाया जाता है,
और लोकसभा में धन विधेयक लाया जाता है, क्या राज्यसभा इसके लिए मान राजी है या नहीं राजी है, तब धन विधेयक पास हो जाएगा? तो कहे कि हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अगर राज्यसभा अगर 14 दिन तक रोके हुए भी रह जाती है तो 15वां दिन अपने आप इसे बिल को पास मान लिया जाएगा धन विधेयक के मामले में, ठीक है। अब आगे देखिएगा, क्या बोला गया है कि विश्वास मत राज्यसभा में लाया जाता है, नहीं ये गलत। फिर राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे, राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। देखिएगा, हाँ अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि एक आर्टिकल है कौन सा, एक आर्टिकल है 249। ये 249 क्या कहता है, देखिएगा बहुत अच्छे आर्टिकल है, ये सब आर्टिकल पूछे जाते हैं। ये 249 क्या कहता है, जैसे मैं अब मान लीजिए कि स्टेट लिस्ट का कोई सा कानून है, ठीक है, स्टेट लिस्ट स्टेट यानी राज्य संघ का कोई कानून है, राज्य क्षेत्र का कोई कानून है, ठीक है। जैसे मैं आप पढ़े ना 7वीं सूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो वही राज्य सूची का अगर कोई विषय है तो उसको राज्यसभा क्या कर सकती है कि संघ सूची में ला सकती है। तो कहिए कैसे ला सकती है, ऐसे ही उठा पुठा ला करके उठा कर रख दिया तो नहीं, कुछ प्रावधान है, देखिए कैसे है जो, ठीक कैसे जो ला सकता है सर। अगर इसमें राज्यसभा में जितने भी मेंबर है ना 2/3 बहुमत से क्या करते हैं, इसे पास कर देते हैं, ठीक है। यानी विशेष बहुमत की बात किया जा रहा है, विशेष बहुमत से किसके, राज्यसभा के, लोकसभा के नहीं, राज्यसभा के। देखिएगा यहाँ पे राज्यसभा कितना मजबूत बना हुआ है, ठीक है। राज्यसभा के मेंबर, सिर्फ राज्यसभा के मेंबर 2/3 बहुमत से अगर किसी भी जो स्टेट लिस्ट का कोई भी चीज कानून है उसे अगर उसे संघ में शामिल करना है, यानी किसमें, तो सेंट्रल में शामिल करना है, तो वो 2/3 बहुमत से पास कर देगा, नहीं तो हो जाएगा। समझ रहे हैं कितना पावर दिया गया है राज्यसभा को, यही बात का बोला गया था। अब समझ में आ गया, चलिए। तो पावर तो यही वाला तो क्वेश्चन यहाँ पे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए अगले बार भी पढ़ ही लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या हुआ, धन विधेयक राज्यसभा में लाया जा सकता है। धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा से पास होगा तब उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर गलत हो गया, तब सही आंसर कौन सा हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3। इस तरह क्वेश्चन थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। जब कि भारत स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है 1947 में, 1947 में प्राप्त कर लेता है, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हो जाता है, लागू हो जाता है पूर्ण रूप से, क्या होता है, पूर्ण रूप से। और इसके प्रथम आम चुनाव की बात करते हैं तो 1951-52 में क्या होता है कि प्रथम आम चुनाव होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये पंडित जवाहरलाल नेहरू अच्छे खासे सीट जीत करके आते हैं और उसके बाद सेंट्रल में सरकार बनाते हैं, ठीक है। तो यही पूछा गया है कब होता है, तो कब हो रहा है, देखिएगा तो यहाँ ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि लोकसभा या विधानसभा, ठीक है, के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का इतना वोट प्राप्त नहीं हो। अब देखिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं तो इसका स्थापना कब होता है, तो कहिए कि 25 जनवरी 1950 ईस्वी को इसका स्थापना होता है। किसका स्थापना होता है, तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसका काम क्या है, तो इसका काम है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब का क्या करवाना है, तो चुनाव करवाना है, ठीक है। अब देखिएगा, अब चुनाव करवाना है तो कुछ और भी काम है, तो हाँ, कौन सी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की होगी इसकी चर्चा भी कौन सा करता है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। पार्टी को चुनाव चिन्ह देने का काम भी कौन करता है, यही करता है। पार्टी को चुनाव चिन्ह देने का काम कौन करता है, तो यही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमें ये बात बताइए, अगर कोई पार्टी है, मान लीजिए कोई पार्टी का कोई उम्मीदवार है, अगर फलानमा सीट से लड़ा, मान लीजिए कि ये लखनऊ सीट से लड़ा है, ठीक है, ठीक है, ये लखनऊ सीट से लड़ा है। अब ये लखनऊ सीट से लड़ा है, अब इसको वैध मत समझते ना है, जो वैलिड वोट है, वैलिड वोट, अगर वैध मत का 1/6 मत भी प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, नहीं समझ में आया, चलिए अब हम अभी समझाते हैं। मान लीजिए कि इसको टोटल वोट कितना पड़ा, 12,000 वोट पड़ा, मान लीजिए कि 12,000 वोट पड़ता है, मान लीजिए, तो ये टोटल वैलिड वोट है। अब टोटल वैलिड वोट में से अगर इसको 1/6, तो 1/6 कितना हो जाएगा, तो 1/6 यानी कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1/6 निकालिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, 2,000। अगर जो एक उम्मीदवार को 2,000 वोट भी नहीं मिला है ना, तो वो जो
जो जमानत राशि है वो जमानत राशि उसको जब्त कर लेगा जाएगा, उसको जमानत राशि दिया नहीं जाएगा। भाई तुम लोग बुड़बक है, खाली झूठो मूठो टाइम खराब करने आता है, ठीक है। क्योंकि जब इतना सीट वोट भी तुम नहीं ला सकते हो तो पैसा कुछ के पैसा नहीं मिलेगा जब हक। समझ में आ गया? यही यही क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है। तो 1/6 ध्यान रखिएगा, 1/6 इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, 1/6। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया है अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? देखिएगा अभी हमारे लोकसभा में कितने सीट है, ठीक है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ 45 सीट 543 सीट है ना। मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम 552 हो जाएगा, ठीक है। जिसमें से राज्य से कितना हो जाएगा? तो राज्य से हो जाएगा 530 और 20 हो जाएगा यूनियन टेरिटरी से। और दो गो जो अभी क्या होता है एंग्लो इंडियन जो रहता है वो अभी तो खैर बंद इसको किया गया है, लेकिन भविष्य में पता नहीं क्या होगा, उसको रहने देते हैं। लेकिन हमें सीट के बारे में जानना है, ये देखिएगा, ठीक है। अब जैसे में अब हमें अब 530 43 सीट है, तो अब हमें विपक्ष का दर्जा कैसे उसको मिलेगा? अगर कोई भी पार्टी कितना 10% सीट ले आती है, सीट का कितने परसेंट सीट ले आती है? 10%। यानी टोटल सीट कितना है? 543 है। तो 543 का 10% कितना हो जाएगा? 54.3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अब सांसद को 54.3 है, तो बीचवा से काट नहीं दीजिएगा कि हाँ गोड़वा काट दीजिएगा, मुड़िया काट दीजिएगा। तो अब कितना सीट? यानी 55 सीट। यानी 55 सीट अगर लेकर के चली आती है, यानी इस 10% का मतलब 1/10 भी इसको बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? तो देखिए हाँ बोल सकते हैं। यानी 55 सीट लेकर के चली आए या 1/10 सीट लेकर चली आए या कितना सीट 10% सीट लेकर के चली आती है, तो विपक्षी दल का उसे दर्जा प्राप्त हो जाता है। तो अभी कांग्रेस को सीट कितना आया है? 99 आया है। तो क्या वो विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए योग्य है? तो बिल्कुल योग्य है, क्योंकि इसके लिए सीट कितना चाहिए था? 55 सीट चाहिए, लेके आ गया है कितना? 99। तो योग्य है ये है ना, तो देखिए हाँ बिल्कुल योग्य है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है, ठीक है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? ग्राम पंचायत की अगर बात बोलते हैं तो ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल कितने में किया गया है? तो आर्टिकल 40 में किया गया है। ग्राम पंचायत का गठन के बारे में चर्चा करते हैं तो कितने में किया गया है? तो आर्टिकल 40 में किया गया है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ था पंचायती राज के लिए, तो 73वां संविधान संशोधन होता है, यानी 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है कब? 1992 में होता है, ठीक है। इसमें से कितने विषय हैं? इसमें से कितने विषय हैं, यानी पंचायती राज में कितने विषय हैं? तो 29 गो विषय हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ तक तो सही है। हमें पूछा गया है ये पूछा गया है, तो अब देखिएगा एक और आर्टिकल हम याद करवाते हैं, ग्राम सभा। ये ग्राम सभा के गठन की अगर बात करते हैं तो ग्राम सभा का गठन होता है आर्टिकल 243 के ए के तहत ग्राम सभा का गठन किया जाता है। आर्टिकल 243 के ए के तहत ग्राम सभा का गठन किया जाता है। अब हमें क्या बोला गया है? ग्राम पंचायत का, यानी ग्राम पंचायत जो पंचायत है, ग्राम सभा जिसमें मुखिया आप बोल सकते हैं, कई जगह उसके कई सारे नाम पड़ते हैं, ठीक है। तो हमारे के तरफ में मुखिया ही बोला जाता है। तो ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित मिट गया 1 मिनट, बस 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 बस, ये थोड़ा मिट गया है। आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र देता है, तो आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? इसमें अगर कोई ग्राम पंचायत का कोई सदस्य है, अगर त्याग पत्र दिया है तो उसे 7 दिनों के अंदर में उसे क्या हो जाएगा? प्रभावी मान लिया जाता है। तो समझिए कि उसका रिक्त तो जैसे में त्याग पत्र दिया है तो समझिए कि वो प्रभावी हो गया। कितने दिनों के अंदर में? 7 दिनों के अंदर में, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपके सामने, अब इसको मिटाते हैं, कौन है? हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, 7 दिन, ठीक है। समझ में आ गया। अगर हम बात करते हैं एक और सांसद की, अगर बात करते हैं, अगर 60 दिन तक लगातार वो सदन में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जा सकती है। कितने दिन तक? 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहती है, लगातार बिना कारण बताए, तब वो क्या हो जा सकता है? जाइए घरे जाइए आराम कीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे हमें बोला गया है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का स्थापना कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1952 को इसका स्थापना हुआ था। तो काहे को हुआ था? ऐसे ही खाली स्थापना कर दिया? क्या था इसमें प्रावधान? तो इसको प्रावधान था ना कि जैसे में अब जो समाज के लोग हैं, तो समाज के लोगों में वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने के लिए और जो उसके व्यवस्था है,
जो आय है, व्यय है, वो सबको क्या करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए क्या किया गया था, इसको सामुदायिक विकास कार्यक्रम का स्थापना किया गया था, ताकि लोग उससे जुड़ सके। ठीक है, लोगों की जो आय है और फिर समानता है वो क्या हो सके, बढ़ सके, यानी एक पहल था। ठीक है, तो अब खुद समझ में आ गया होगा कि अब देखिएगा, अब इस तरह के ऑप्शन देखिए, अब रटने वाले जो लोग होते हैं तोतुमल, तो वो खाली इसके लिए हुआ था। देखिएगा ऑप्शन में कुछ और चेंज कर देगा तो दिमाग घूम जाएगा। अब देखिएगा जितना बात हम बताएं, अब उसी के सहारे आपको ऑप्शन पे पकड़ बनाना है। ठीक है, अब देखिएगा हमने बताया कि लोगों की आय व्यय इसे बढ़ाने के लिए इस समय लगभग, तो अब देखिएगा हम मिलाने की कोशिश करते हैं। सड़कों का निर्माण, तो क्या ये बात होगा कि नहीं नहीं नहीं। परिवार नियोजन, ये परिवार नियोजन यहाँ कहाँ से आ गया, ये भी हो गया। सिंचाई कहाँ से हो गया, बिल्कुल नहीं होगा। अब ये देखिएगा अपने आप यहाँ पे ऑप्शन कट गया कि नहीं। लोक की भागीदारी, आय व्यय के बारे में हम चर्चा किया था। ठीक है, सुदृढ़ीकरण उसका, उसकी स्थिति को सुधार करने के लिए यही सामुदायिक विकास कार्यक्रम का स्थापना किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। समझ में आ रहा है? चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि नीचे दी गई कमेटियों में से किसका संबंध पंचायती राज से है। देखिएगा पंचायती राज के बारे में अभी हमने चर्चा किया। 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, कब होता है, 1992 में होता है कि नहीं होता है। इसको लागू कब किया जाता है, तो 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू किया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे संबंधित कमेटी का वो था 1956 में एक कमेटी आया था, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, तो ये बलवंत राय मेहता समिति हो गया। अब हमें ऑप्शन पे देखते हैं। ठीक है, अब इसने सुझाव क्या दिया था, ये सुझाव दिया था कि आप जो पंचायत हमारे यहाँ होंगे वो कितने स्तर के होंगे, तो त्रिस्तर के होंगे, त्रिस्तरीय पंचायत समिति। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत समिति के गठन के सुझाव दिए थे। ठीक है, शाह कमेटी की अगर बात करते हैं तो ये शाह कमेटी बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। किससे है, तो बैंकिंग लिख देते हैं अच्छे यहाँ पे से, किससे है, तो ये है बैंकिंग सेक्टर से है। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर से है। एमसी जोशी कमेटी की अगर बात करते हैं, और एक क्या है, तो एक है मुदगल कमेटी। तो ये मुदगल कमेटी क्या था, तो जैसे में आप आईपीएल की बात करते हैं, आईपीएल। ठीक है, आईपीएल, और एक था आईपीएल हो गया, और बीसीसीआई, बीसीसीआई। जैसे में कुछ समय पहले आप स्पॉट फिक्सिंग के बारे में सुना होगा, शीर्षंत वगैरह ये सब बहुत सारे लोग जो थे पकड़ा गया था उसमें, तो यही एक कमेटी का गठन किया गया था उसकी जांच के लिए। ठीक है, किसकी जांच के लिए, तो यही ये सब के स्पोर्ट्स से संबंधित जो जांच होता है उसको जांच के लिए क्या, ये सब के संबंधित क्या हो गया था, जांच के लिए, स्पोर्ट्स से संबंधित ये कमेटी था, मुदगल कमेटी। ठीक है, और एमसी जोशी कमेटी पता ना क्या था, अभी हमें थोड़ा ध्यान में नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो इसे ध्यान में आएगा तो बता देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे देखते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, मेरे पास में आंसर हो जाएगा ये बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए एमसी जोशी कमेटी पता ना ध्यान में थोड़ा सा भी नहीं आ रहा। चलिए आगे देखते हैं। क्या बोला गया है कि ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। अब देखिएगा अभी हमने चर्चा किया था ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल कितना में होता है, तो आर्टिकल 243 के ए में ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन कितने में, आर्टिकल 243 की ए में, ए में ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिएगा हमें बोला गया है उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में, यानी उप यानी वाइस जो प्रधान होगा ना, यानी उप प्रधान, उसी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखिएगा उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है। उप मुखिया का जब चुनाव होता है उप मुखिया का, तो उसका मतदाता यानी मुखिया जो होता है वोट देता है। तो कहिए कि हाँ बिल्कुल ये तो सही है, हमें नहीं चुनना है। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होता है, हाँ बिल्कुल। अब फिर आगे देखिएगा, अगले पे चलते हैं क्या, कि राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक एवं नियंत्रक में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करते हैं। तो जैसे में हम बताते हैं अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताया, तो उसी तरह से राज्य के निर्वाचन आयोग होते हैं, तो वो किसका चुनाव करवाते हैं, तो यही नगर पालिका और पंचायत इस समन का क्या करवाते हैं, चुनाव करवाते हैं। कौन, राज्य के निर्वाचन आयोग, यानी राज्य निर्वाचन आयोग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो हमने बताया किस किसका चुनाव करवाता है, और ये राज्य निर्वाचन आयोग किसका किसका करवाता है।
और जैसे ही पहली बैठक होता है तो उसी पहली बैठक में ही क्या किया जाता है, जैसे में चुनाव जीत करके आया कोई मुखिया, चुनाव चुनाव जीत करके आ गया तो पहला बैठक तो होगा ना, तो कि हाँ बिल्कुल होगा। तो यही पहला बैठक में ही क्या किया जाता है कि उप मुखिया का चुनाव के बारे में प्रावधान को रखा जाता है और उसमें वोट दिया जाता है कि कौन होगा हमारा उप मुखिया, ठीक है। तो उसमें बोला गया था कि क्या मुखिया उसमें वोट देगा, तो कहे कि हाँ उसमें मुखिया वोट देगा। काहे नहीं देगा भाई, बिल्कुल देगा, मतदाता के रूप में देगा। अगर लॉटरी अगर बराबर मात्रा आता है तो लॉटरी के अनुसार उसका निर्णय किया जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होता है, ऐसा नहीं है, मुखिया मतदाता होता है। अभी हमने बताया कि मुखिया वोट दे सकता है, तो इसका गलत आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की आप गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए। जैसे में आप सुनते होंगे, यानी ग्राम पंचायत में ग्राम कचहरी के नाम सुने हैं। अब तो खैर काफी कम हो गया है, लेकिन पहले होता था। जो भी ग्राम कचहरी जो होता था ना, वहां भी न्याय दिए जाते थे, अभी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब इसको कोई मानता नहीं है। तो इसमें गणपूर्ति की अगर बात करते हैं तो कम से कम कितने होने चाहिए, 7 गो होना चाहिए। कितने, तो 7 होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है, ठीक है। ग्राम सभा, तो अभी हमने बताया ग्राम सभा के बारे में, आर्टिकल 243 का अधिक एक या अधिक निगरानी में समिति का गठन कर सकती है। यानी ग्राम सभा जो होगी कोई समिति बना सकती है, एक भी बना सकती है, एक से ज्यादा भी बना सकती है। लेकिन ये समिति बनाएगी तो ग्राम सभा से कोई भी व्यक्ति इसमें नहीं होंगे, यानी ग्राम सभा के मेंबर इसमें कोई भी समिति में नहीं होगा, ठीक है। ये समिति तो बना सकती है ग्राम सभा, लेकिन इस समिति में जो मेंबर होंगे ये ग्राम सभा के कोई भी मेंबर नहीं होंगे, ठीक है। यही बात इसमें बताया गया है। तो अब देखिएगा आगे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं क्या बोला गया है। गठन किनके द्वारा किया जा सकता है, तो देखिए किनके द्वारा किया जा सकता है, वार्ड सदस्य के द्वारा। देखिए भैया, वार्ड सदस्य तो ग्राम सभा के क्या है, यानी ग्राम पंचायत के मेंबर नहीं में आते हैं, ठीक है, ग्राम सभा के मेंबर तक में आ जाते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। उप मुखिया, फिर उप मुखिया तो फिर तो वही सबका सदस्य है ना, ये हो गया। कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का पद धारण किया, फिर तो जब पद धारण किए होते तब तो सदस्य ना हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो अब आपके सामने आंसर कौन बच गया, ऑप्शन हम अब एक ही तो बच रहा है, अब यही होगा। ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का सदस्य ना हो, हाँ बिल्कुल सदस्य नहीं होना चाहिए। वही पंचायत ये जो कमेटी बना है उस कमेटी का क्या होगा, मेंबर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। देखिएगा, एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या हुआ था कि एक मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो मूल कर्तव्य को जोड़ा कब गया था, तो कहा कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1976 में होता है, ठीक है। और इसमें कितने मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो कहा कि 10 गो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। अब ऐसे मूल कर्तव्य लिया कहाँ गया से है, तो यूएसएसआर से, यानी अभी आज के रूस से लिया गया है, ठीक है। यूएसएसआर से लिया गया है, ठीक है। कितने जोड़े गए थे उस समय, तो मूल रूप से कितने थे, तो 10 थे। लेकिन क्या होता है कि 46वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, ठीक है। कब होता है, तो बोलिए कि 2002 में होता है, जिसमें जिसमें क्या हो गया था कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया, ठीक है। 6 सॉरी 0 से 6 नहीं, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, कितने वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के लिए ऐड कर दिया गया, ठीक है। अब देखिएगा, तो ये पूछता है कि 46वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था कब, तो कहिएगा कि 2002 में हुआ था। किसके लिए हुआ था, तो यही शिक्षा से संबंधित मौलिक अधिकार है, ये अंतिम मौलिक अधिकार था, यानी 11वां मौलिक अधिकार यही है, ठीक है। तो अभी मौलिक अधिकार कितने हो गए, 11 मौलिक अधिकार हो गए। समझ में आ गया, कब जोड़ा गया था, मूल कर्तव्य को, सॉरी हमने मूल अधिकार बोल दिया, गलती से बोल दिया, मूल अधिकार नहीं, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कितने हो गए, तो मूल कर्तव्य हो गए 11 गो, ठीक है। अब देखिएगा, हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है और मूल कर्तव्य के बारे में बात करते हैं, तो 4 के क में इसका चर्चा किया गया है, भाग 4 के क में इसका क्या किया गया है, मूल कर्तव्य के बारे में चर्चा किया गया है। अगर हम आर्टिकल की बात बोलते हैं तो आर्टिकल 51 के ए में इसका चर्चा किया गया है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया था, कौन से संविधान संशोधन के लाया गया था जी, मूल अधिकार। तो अभी हमने बताया कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1976 में, तो कब, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। देखिएगा, हमें अभी चर्चा किया है कि 73वां संविधान संशोधन, 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992,
और फिर उसी साल होता है 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1992 में। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। किससे है? तो पंचायती राज से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं 74वां संविधान संशोधन से, तो ये नगर पालिका से संबंधित है। किससे है? तो नगर पालिका से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं कि 73वां संविधान संशोधन में यानी पंचायती राज में कितने विषय हैं, तो कहिएगा कि 29 विषय हैं। और यही अगर नगर पालिका की बात करते हैं तो इसमें कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो किससे किससे संबंधित है जो आगे देखते हैं। अब ऑप्शन ऑप्शन पे चलते हैं। क्या बोला? ग्राम पंचायत से। तो 74वां थोड़ा नहीं ग्राम पंचायत से है, काय को लोला बना रहा है, ये तो गया। नगर पालिका से, बिल्कुल नगर पालिका से है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया कि हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग, हाल ही की तो उस समय का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हाल ही बोला दिया है, चलिए आप हाल ही को इसको काट दीजिए। चलिए ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इसे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तित होगा? देखिएगा, अगर हम बात करते हैं सूची की, में पूछ दिया है, सूची में पूछ दिया है, क्या पूछा है? हाँ, सूची में पूछ, एक मिनट फिर से, तेलंगाना का गठन हुआ है, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होगा? देखिएगा, सूची में पूछा है, तो पहली अनुसूची की अगर बात करते हैं तो पहला अनुसूची में क्या बोला गया है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो पहली अनुसूची में यही बोला गया है, यानी संघ और राज्य के बारे में चर्चा किया गया है, तो राज्य क्षेत्र के बारे में ही बोला है। तो यानी पहली अनुसूची में अब एक क्षेत्र से ये हट के अलग हो रहा है, तो किसके में संशोधन करना पड़ेगा? पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि इसी में तो चर्चा किया गया है। और दूसरा में बात करते हैं तो दूसरा में नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया। किसका? नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया। अब हम अनुसूची यहाँ पे लिख देते हैं। तीसरा की बात करते हैं तो तीसरा में मूल अधिकार के बारे में बात किया गया है। और चौथा की बात करते हैं तो चौथा में क्या बोला गया है? तो चौथा में बोला गया है राज्यों का राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पांचवा की, तो पांचवा में क्या बोला गया है? तो एससी और एसटी क्षेत्रों के प्रशासक से संबंधित, एससी और एसटी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित। अगर हम बात करते हैं छठी अनुसूची में, तो छठी अनुसूची में क्या बोला गया है? तो असम, ध्यान रखिएगा, असम, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा राज्य के प्रशासक से संबंधित। ये चार को जो राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के प्रशासक से संबंधित, एसटी क्षेत्रों के प्रशासक से संबंधित। ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 6 कौन कौन राज्य से संबंधित है जो। ठीक है, ठीक है, आर्टिकल बोल दिया, अनुच्छेद 6, फिर वही बात बोल दिया, क्या भाई? अनुसूची, शेड्यूल, शेड्यूल कितना? 6। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, अब हमें तो अब हम 7वें पे चल लेते हैं। ठीक है, तो 7वां पे क्या बोला गया है? तो 7वां बोला गया संघ सूची, इसी में है, राज्य सूची और समवर्ती सूची का चर्चा किया गया। 8वां की बात करते हैं तो ये भाषा की बात में बोला गया है। अगर 9वां की बात करते हैं तो 9वां में क्या बोला गया है? नगर पंचायती राज बोला गया है। इसमें क्या बोला गया है? पंचायती राज बोला गया है। ठीक है, अगर यही 10वां की बात करते हैं तो इसमें क्या बोला गया है? दल बदल। ठीक है, दल बदल बोला गया है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अब हमें क्वेश्चन पे चलना है। ठीक है, अब देखिएगा आगे क्या बोला है कि अनुसूची 1 में क्या किया जाएगा इसका, तो समझ में लगभग तो हमने सभी बता दिया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, हमने 9वां अनुसूची को शायद पंचायती राज लिख दिया। देखिएगा, 9वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो 9वां अनुसूची को कब जोड़ा गया था? ये भूमि सुधार से संबंधित है, पंचायती राज वहां पे काट दीजिएगा। ठीक है, ये भूमि सुधार से संबंधित है। इसको कब जोड़ा गया था? तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1951 में ही, तो इसको क्या कर दिया गया था? जोड़ दिया गया था। ठीक है, ये भूमि सुधार से संबंधित है, इस तो वो उसको काट दीजिएगा, हमने पंचायती राज को बोलेगा, क्योंकि पंचायती राज जब आप देखिएगा तो 11वीं अनुसूची में है ना। ठीक है, और 12वीं अनुसूची में आपको नगर पालिका मिल जाएगा, तो वो वहां पे गलती से बोला गया था, लिखा गया था। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है, सो देखिएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? देखिएगा, दल बदल के बारे में बात करते हैं तो एक संविधान, अभी देखिए, चलिए अभी हमने चर्चा किया 10वां अनुसूची। ये 10वें अनुसूची में क्या बोला गया था? 10वें अनुसूची में दल बदल के बारे में हमने चर्चा किया। दल बदल क्या होता है? नहीं, कई बच्चों को समझ में नहीं आता। मान कर चलिए कि यहाँ पे कौन सा है? बीजेपी पार्टी है। अभी बीजेपी पार्टी है, बीजेपी के मान लीजिए कि यहाँ पे आपको
12 सीट इसका है, मान लीजिए कि कोई राज्य है वहां पे इसका 12 सीट है। अब ये 12 सीट में से अगर इसका 2/3 सीट यानी 2/3 सीट कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 यानी 8, यानी 8 गो सदस्य इसका किसी दूसरे पार्टी में चला जाएगा ना। अगर मान लें कि बीजेपी से कहाँ में आ गया, जेडीयू में आ गया, तो दूसरे पार्टी में जब चला जाएगा ना तो इसको दल बदल नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसको दल बदल नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी वैध है। अगर 8 से कम सीट यानी 8 से कम विधायक बोलिए या सांसद बोलिए, ठीक है, कुछ भी, अगर 8 से कम विधायक यानी 7 गो, 6 गो, 5 गो, 4 गो, 3 गो, 2 गो, 1 गो ये सब जाते हैं, यानी टोटल क्या, तो इनको क्या किया जाएगा, इनकी सदस्यता को खत्म कर दिया जाएगा, इनकी सदस्यता को खत्म कर दिया जाएगा। तो यही राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त करने के लिए एक संशोधन हुआ था, कौन, तो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, और इसी के तहत दल बदल कानून बनाया गया। अब तो समझ में आ गया कि 2/3 अगर पास होगा तब समझिए कि दल बदल नहीं माना जाएगा। तो किससे संबंधित है, तो ये कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया, तो 10वीं अनुसूची जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन के तहत, और यही दल बदल प्रावधान उसमें किए गए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, देखिए चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान, दल बदल, तो कौन सा अनुसूची हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों के बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। अब देखिएगा, जब हम लोकसभा और राज्यसभा के पर चर्चा कर रहे थे तो हमने क्या बताया था कि जो धन विधेयक होंगे, धन विधेयक का चर्चा कितने में किया गया है, तो आर्टिकल 110 में किया गया है, और वित्त विधेयक का तो आर्टिकल 117 में किया गया है। धन विधेयक तो समझ में जिसमें पैसा कौड़ी के मामला हो। अब धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में पास किया जाएगा, ठीक है, लोकसभा में ही रखा जा सकता है, और लोकसभा से जब राज्यसभा में जाएगा बिल को पास होने के लिए, अगर राज्यसभा का मन ना है कि हम इसे पास ना करें, तब मन नहीं है तो तभी तुमको पास करना पड़ेगा। अगर राज्यसभा खाली सुझाव दे सकती है कि महाराज जी हुजूरी थोड़ा सा ही कर देते, तो वो भी लोकसभा का मन करेगा कि ठीक है तुम्हारा बात मान लेते हैं तबे होगा। अगर मन नहीं है लोकसभा को कि नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, ये केवल सुझाव दे सकती है, और अगर 14 दिन के अंदर ये पास नहीं करती है तो 15वां दिन इसे पास माना जाएगा। समझ गए, तो रख ले रहो बेटा, हम पास इसे समझ लेंगे, यही होता है। तो ये जिस तरह से आप सेंट्रल में पढ़ते हैं लोकसभा राज्यसभा, उसी तरह से आप राज्य में पढ़िएगा विधानसभा और विधान परिषद। देखिए अब लोकसभा जिस तरह से सेंट्रल में लोकसभा क्या है, लोकसभा निचला सदन है, उसी तरह से राज्य में विधानसभा क्या है, निचला सदन है। ठीक है, और विधान परिषद क्या है, ये उच्च सदन है। ठीक है, ये उच्च सदन है। ठीक, कोई दिक्कत, तो कहिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अब धन विधेयक कहाँ आएगा, तो कहिए कि विधानसभा में आएगा। तो धन विधेयक से अब कहाँ जाएगा, ये जाएगा किसके यहाँ जाएगा, तो किसके यहाँ जाएगा जी, तो विधान परिषद में जाएगा। तो क्या अब वही वाला नियम कानून सब लगेगा जो सेंट्रल में लग रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 14 दिन। चलिए समझ गए, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है। देखिएगा, अभी हमने चर्चा किया विधानसभा और विधान परिषद, तो देखिएगा सभी राज्य में विधानसभा और विधान परिषद नहीं है। भारत के केवल 6 गो राज्य हैं जहां पे विधानसभा और विधान परिषद हैं। क्या कितने राज्य हैं, तो केवल और केवल 6 ही राज्य हैं जहां पे विधानसभा और विधान परिषद हैं। ठीक है, अब देखिएगा कौन कौन से राज्य हैं, थोड़ा सा हम डायरेक्शन दिशा चेंज कर लेते हैं, या इधर आ जाते हैं, इधर काफी ज्यादा हल्ला हो रहा है। 1 मिनट भाई, अब देखिए इधर हल्ला हो ज्यादा, अब इधर थोड़ा सा शांति रहेगा। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि भारत के कौन कौन से ऐसे जो है राज्य हैं जहां पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, ठीक है, तो देखिएगा पहला हमारी बिहार है। ठीक है, पहला हमारी बिहार है, फिर बिहार का भाई जी कौन है, यूपी है, फिर उसके बाद में आप नीचे चले जाइएगा, फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश है, फिर उसके बाद में तीसरा में कौन आ जाएगा, तो तीसरे में तेलंगाना आ जाएगा, फिर चौथा में कौन आ जाएगा, तो चौथा में आ जाएगा कर्नाटका हो जाएगा। ठीक है,
कितना हो गया, चौथा हो 55 हो गया जी, कर्नाटका हो गया। और छठा में कौन हो जाएगा, तो छठा में हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, समझ में आ गया। तो इसको घोट जाइए, पी जाइएगा, ठीक है। अब पहले पश्चिम बंगाल के पास में था, लेकिन ये खत्म कर दिया था 1969 के आसपास में, लेकिन फिर बोला कि हमको दे दीजिए ना, ठीक है। अब पता नहीं, अब आगे फिर देखिए क्या होता है जो, लेकिन हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है सो देखिए। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यहाँ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है, समानतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की, यानी ऊपरी सदन समझ में आ गया। ऊपरी सदन किसके बारे में चर्चा कर रहा है, ऊपरी सदन यानी किसके बारे में चर्चा कर रहा है, तो ऊपरी सदन किसको बोलेंगे, विधान परिषद को। अभी हमने चर्चा किया है, विधान परिषद को क्या बोलेंगे, ऊपरी सदन, और विधानसभा को निम्न सदन, ठीक है। क्या बोला गया है, ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या के कितने सदस्य निचले सदन के कुल कितने संख्या की होती है। देखिएगा, एक तरफ हमने लिखा विधानसभा, एक क्या हो गया, निचला सदन, ठीक है। ये निचला सदन इसको बोलते हैं, ठीक है। और एक तरफ है विधान परिषद, इसको क्या है, उच्च सदन, इसको बोलते हैं उच्च सदन। अब देखिएगा, जैसे में क्या होता है कि विधानसभा में जितने भी सीटें हैं ना, विधानसभा में जितने भी सीटें होते हैं, उसका 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किस में, तो ये विधान परिषद में, समझ में आ गया। और 40 सीट से कम भी नहीं होना चाहिए। ये दो गो आपको कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। हम आपको बता देते हैं। पहली बार क्या होना चाहिए कि 1/3 सदस्य से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसका 1/3 जी, तो विधानसभा में जितने भी जो सीट हैं उसका 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 40 सीट से कम भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 40 सीट से कम है लेकर के चले जाएगा, तब गलती हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आपको समझाते हैं, नहीं समझ में आया होगा। अभी अब बिहार में कितने सीट है विधानसभा का, तो भैया 243 है, ठीक है। 243 है, तब अब इसका 1/3 निकालिए तो 3 अठी 24, 3 अठी 24, हाँ, 1 मिनट, 243 है ना, तो 3 अठी कितना हो गया, 24 हो जाएगा, ठीक है। और 3 का ये 3 हो जाएगा, समझ में आ गया। तो अब इतना ही सीट, इससे ज्यादा सीट नहीं हो सकता है, ठीक है। इससे ज्यादा सीट यानी 81 सीट से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। 81 सीट से कम हो सकता है, लेकिन 81 सीट से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो आप खुद बताइए, अभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अभी विधान परिषद जो है, ये विधान परिषद में क्या 81 सीट से ज्यादा है, लेकिन आप बताइएगा कि विधान परिषद में सीट कितने हैं। चलिए बता ही देते हैं, विधान परिषद में सीट अभी कितना है, 75 सीट है, ठीक है। तो आप खुद देखिए, क्या 1/3 यानी 81 सीट आ रहा है, 81 सीट से ज्यादा है जी, तो कहिए कि नहीं जी, एकदम सही बात बोल रहे हैं, यानी 75 सीट है तो सही है ना। अब देखिए, हमने एक बात और बोला कि 40 सीट से कम भी नहीं होना चाहिए, तो 40 से ज्यादा है ना, सब समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं अगले पे, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा जी, तो 1/3, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पार्टी है, राज्य पार्टी, ये करंट अफेयर की बात है, ठीक है। तो इसको करंट अफेयर है तो इसको करंट अफेयर ही रहने दीजिए, ठीक है। राज्य पार्टी है तो उस समय की बात है, लेकिन अभी तो आपको पता ही होगा कि कौन सा राज्य पार्टी और होते क्या होता है, एक होता है नेशनल पार्टी होता है। तो नेशनल पार्टी क्या होता है कि सभी राज्यों में चुनाव लड़ सकती है। जैसे में आपको बीजेपी है, ये क्या है, नेशनल पार्टी है, यानी राष्ट्रीय पार्टी है। फिर उसके बाद में आईएनएससी कांग्रेस है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये सब क्या होती है ना। फिर उसके बाद में आप देखते हैं, फिर सीपीआई है, ये सब जो है ना, ये सब क्या है, आपको नेशनल पार्टी देखने को मिलती है, ठीक है। तो उस समय की बात है, तो इसको करंट अफेयर का है, उसको रहने दीजिए। ऐसे तो बहुजन समाजवादी पार्टी ही होगा। आगे देखिए, क्या बोला गया कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे, तो लोकसभा स्पीकर की बात करते हैं, यानी अध्यक्ष की बात करते हैं, तो इसके लिए आर्टिकल का चर्चा किया गया है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का चर्चा किया गया है, किसके में, तो आर्टिकल 93 में चर्चा किया गया है। पहले स्पीकर कौन थे, तो जीबी मावलंकर थे। कौन थे, जीबी बामलंकर हमने लिख दिया, सॉरी, कौन है, जीबी जीबी मावलंकर, मावलंकर थे, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, एकदम कटाक कटाक मारिए सटाक सुना, आगे बढ़िए, देखिए मावलंकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। देखिएगा, एक हुआ था 35वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लेकिन इसमें क्या हुआ था, इसमें पूर्ण रूप से नहीं बन पाया था, ठीक है। सिर्फ इसे शामिल किया गया था, लेकिन 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1975 में, इससे सिक्किम को भारत का 22वां राज्य पूर्ण रूप से बना लिया जाता है। और क्या होता है, भारत का 22वां राज्य बन ही जाता है। तो केमे संविधान संशोधन के तहत में, तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
सिक्किम की बात करते हैं, राजधानी क्या है? तो गंगटोक है। चलिए, हल्का क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, ठीक है, इसकी राजधानी। चलिए देखते हैं ये वाले क्वेश्चन को क्या बोला गया है, सो देखते हैं क्या बोला गया है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए, सही नहीं है तो राज्यसभा के गठन के बारे में हमने बोला आर्टिकल 80, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकता है, इसके इसके कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर, कितने प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, यानी खत्म होते हैं। चलिए, राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, तो हाँ बिल्कुल अस्थायी संस्था है, ठीक है। इसके एक तिहाई इसके एक तिहाई प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, तो अब की तो बोले प्रत्येक 2 वर्ष पर एक तिहाई रिटायर होते हैं, तो आगे पीछे लिखा, ठीक है। राज्यसभा का गठन, अरे भाई जी यही तो धरा गया, ये तो देखिए यहीं पे तो लपेटा कर रहा है। हमने क्या बोला था कि 3 अप्रैल, ठीक है, 3 अप्रैल 1952 को क्या हुआ था? राज्यसभा का गठन हुआ था। इसका पहली बैठक तो 13 मई 1952 को। तो ये 58 कहाँ से बोल दिया? ये तो सबसे पहले गलत है, तो इसको आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन जब है ना, तो इसको अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बाकी तो सब आप समझ में करते हैं कि आर्टिकल 80 के 3 के तहत राष्ट्रपति जी जो है ये राज्यसभा में, कहा भाई जी? तो राज्यसभा में क्या करते हैं? 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। तो किससे संबंधित होना चाहिए? तो कला से, फिर उसके बाद में साहित्य से, फिर उसके बाद में विज्ञान से, फिर उसके बाद में समाज सेवा से, ये सब से अगर कोई से भी संबंधित है तो वो उसको राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। आगे देखिए क्या बोला गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करते हैं तो आर्टिकल 124 के तहत इसका क्या किया जाता है? स्थापना किया जाता है। 33 गो न्यायाधीश हैं और 1 गो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, टोटल 34 गो हो गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी सेवानिवृत्ति की आयु की, तो इसकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी वर्ष है? 65 वर्ष है। और हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट के कितने वर्ष हैं? 62 वर्ष है, ठीक है। और देखिए, आर्टिकल 32 के तहत ये कितने को रिट जारी करती है? 5 को रिट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत कितने रिट जारी करती है? तो 5 रिट जारी करती है, ठीक है। चलिए, आओ यहाँ पर देख लिए, अब हमें कम जो है क्वेश्चन पे देखना है। देखिएगा, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है। देखिएगा, इसका अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट का, कई कई सारे अधिकार है, सब यहाँ पे अधिकार हम बता देते हैं। मूल क्षेत्राधिकार है, तो देखिएगा सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार है, तो बोले कि ये क्या होता है भाई मूल क्षेत्राधिकार? सर क्या होता है? देखिए हम बताते हैं क्या होता है। मूल क्षेत्राधिकार जो होता है, जैसे में संविधान की रक्षा और संरक्षण करने की जिम्मेदारी किसे दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट के दिया गया है, तो यही होता है मूल क्षेत्राधिकार। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये कौन बोला है सही कथन है? तो ये भी सही है, ठीक है। अब देखिएगा, इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है। इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार, केवल अपीलीय थोड़ा नहीं, केवल केवल बोल रहा है। देखिएगा, केवल यहाँ पे हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, केवल नहीं, मूल क्षेत्राधिकार है, अच्छी बात है। अपीलीय क्षेत्राधिकार ये भी है। देखिए कैसे अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होता है? जैसे में कोई व्यक्ति अपील करने जाता है, तो अपील करने जाता है या तो दीवानी मामला अपील में जाता है, या तो न्यायिक मामला, क्या आपराधिक मामला। दीवानी मामला पैसा कौड़ी वाला, आपराधिक मामला में औरत मर्दाना अपना माथा का पारा फोड़ फाड़ ली है, तो वो आपराधिक कानून मामला में समझ में आता है। दीवानी मामले जिसमें पैसा कौड़ी, कोई जमीन हड़प लिया, ये कर लिया, वो दीवानी मामला में आते हैं, ठीक है। और मटफड़ावल जो हो गया वो अपराधी में आ गया, ठीक है, आपराधिक कानून में हो गया। अब देखिएगा, वो अपीलीय जो हुआ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने जाता है कि नहीं जाता है? तो देखिए हाँ बिल्कुल होता है। तो ये होता है अपीलीय क्षेत्राधिकार, कोई अपील करता है तो। अब देखिएगा, अब होता है, एक होता है आर्टिकल 143 परामर्शदाता क्षेत्राधिकार। ये क्या होता है कि जैसे में अगर राष्ट्रपति जी, ठीक है, अगर किसी कानून से संबंधित या कोई चीज से संबंधित सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना चाहते हैं, तो वो आर्टिकल 143 के तहत में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जब सलाह दिया है तो राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य है? बिल्कुल नहीं। काय को? राष्ट्रपति है, देश का सबसे बड़ा व्यक्ति है, तुम्हारी बात क्या मानेंगे? तो बिल्कुल नहीं मान सकते हैं, बाध्यकारी नहीं है। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट को देना बाध्यकारी है, लेकिन राष्ट्रपति को मानना बाध्यकारी नहीं है। मान लें कि 143 के तहत में सलाह दे दी किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति में नहीं माना कि नहीं मानेंगे, तो कुछ कर लेगा का? ये सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा, ठीक है, बाध्यकारी नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं देगा, कैसे नहीं देगा? क्योंकि बाध्यकारी इसे देना ही पड़ेगा, ठीक है, आर्टिकल 143 के तहत। समझ में आ गया? तो ये कौन कौन से हो गए? मूल क्षेत्राधिकार भी है, पेय क्षेत्राधिकार भी है, और परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार है, परामर्शदाता क्षेत्राधिकार भी है, वो भी है। तो ऑप्शन नंबर क्या आपके सामने दिखाई पड़ रहा है? इस शब्द में तो केवल केवल लगा हुआ है,
तो अब देखिएगा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसमें नहीं है, यानी सभी के सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है, उच्च श्रृंखल कानून, मतलब कि वैसे कानून, ठीक है ना, जो जो आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है, वो कोई कानून नहीं हो सकता है। आपकी मर्जी, आपके जो मर्जी में आया वो चीज आपने बना लिया, वो कोई कानून नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है। आप देखिएगा, ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संतुष्ट किया था। आपने जो आपका मन किया वो बना लिया, वो कानून नहीं हो सकता है। तो यही वाले बोला रहा है कि केस आया था, तो कब केस आया था, तो 1978 में आया था। ठीक है, 1978 में किसके कौन कौन सा केस आया था, तो मेनका गांधी का केस था। ठीक है, ये मेनका गांधी का केस था। ये मेनका गांधी के केस में यही आपको इसी में क्या किया गया है, देखिएगा इसी में कौन कौन सा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दिया गया है, सब बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय क्या दिया था, सुप्रीम कोर्ट में इसी में निर्णय दिया था कि विदेश घूमने की यात्रा मूल अधिकार में इसको सम्मिलित किया गया था। इसी में मेनका गांधी के केस में विदेश घूमने की यात्रा, यानी विदेश की यात्रा आपको कहाँ पे दिया गया था, मूल अधिकार में। तो मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से लेकर के 35 तक, जिसको कहाँ पे रखा गया था, तो आर्टिकल 21 में रखा गया। समझ में आ गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेनका गांधी। आगे बढ़ देखते हैं। क्या बोला गया है कि बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीतिक के अपराधीकरण थी, बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई, इसके अध्यक्ष बोहरा अभी राज्यपाल हैं। ये तो करंट अफेयर है भाई, काय को इतना लफड़ा लेना है, अभी राज्यपाल हैं, देख रहे हैं 16 का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़िए। इसको शराबबंदी अधिनियम किस धारा के निर्देश है। अब देखिएगा शराबबंदी की अगर बात करते हैं तो डीपीएसपी 36 से 51 तक में आपने पढ़ा था, उसमें हमको आपने बताया था ये डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है, ये आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी क्या होता है, तो डीपीएसपी होता है कि राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि भैया आप जो कानून बनाइएगा ना, वो जनता के कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में मदद करेगा। ये उपेक्षा किया जाता है, क्या बनेबे करेगा वैसा, बिल्कुल नहीं, ये बनाने के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब ये होता है। अब डीपीएसपी के बारे में हमने चर्चा किया था कि गांधीवादियन डीपीएसपी कौन है, तो 40 भी बताया था, फिर उसके बाद में 43 भी बताया था, 47 भी बताया था, 48, ये था कौन, ये गांधीवादियन था। ठीक है, ये गांधी जी के इसमें क्या होते हैं, झलक देखने को मिलते हैं। तो आर्टिकल 40 में किसका चर्चा किया गया है, तो आर्टिकल 40 में चर्चा किया गया है ग्राम पंचायत का गठन। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता, क्या समान नागरिक संहिता। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 47 में, तो 47 में मानक पेय पदार्थ, मानक यानी शराब को बंद करना है, तो आर्टिकल के में है, 47 में है। आर्टिकल 48 में दुधारू पशुओं को जो बलि जो दिया जाता है उसको रोक, और जो अच्छे किस्म के नस्ल के जो पशु है उसको प्रोत्साहन देने के लिए, संरक्षण देने के, प्रोत्साहन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो इसका आंसर कौन सा होगा, मानक पेय पदार्थ यानी शराब बंद होना चाहिए। शराबबंदी संविधान कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। देखिएगा आर्टिकल 356 और आर्टिकल यहाँ पे 365 है, हाँ दोनों है। इसको थोड़ा सा बढ़िया समझिएगा, थोड़ा घुमा देगा। देखिएगा आर्टिकल 356 के तहत में भी राज्य में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, क्या होता है, और आर्टिकल 365 के तहत भी राष्ट्रपति शासन लगता है। बट दोनों में डिफरेंस, अरे कुछ तो डिफरेंस होगा ना, तो हाँ बिल्कुल है। देखिएगा डिफरेंस बहुत मार्जिन है, अगर बढ़िया से नहीं ध्यान दीजिएगा तो गया। क्या होता है ना कि अगर संवैधानिक विफल था, क्या है संवैधानिक, यानी संविधान के अनुरूप कोई काम नहीं कर रहा है, नहीं चल रहा है, तब उसको आर्टिकल कितना लगा दिया जाएगा, आर्टिकल 356 लगा दिया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति शासन। अगर 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 सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं मान रहा है, कोई बात को अवहेलना कर, नहीं मान मुझो ककर दमी, ऐसे तरह की बातें बोल रहा है, ठीक है, तो उस तरह की बात जब आती है तो वहां पे आपको यहाँ पे क्या कर सकता है कि आर्टिकल 365 के तहत में ये राष्ट्रपति उस राज्य पे शासन लगा सकती है। ठीक है, किसके तहत में, तो आर्टिकल 365 के तहत में, यानी बातों को अवहेलना करना, यानी सेंट्रल की बातों को अवहेलना करना, संविधान के अनुरूप नहीं मानना, अगर संवैधानिक विफलता है तो आर्टिकल 356, अगर बात को, अगर कोई डिसीजन दे रहा है एकदम नहीं है कर रहा है, तब ये 365। ठीक है, लेकिन अधिकांशतः ये कैसे लगाए जाते हैं, अगर ये लगाएगा तो समझ रहे ना कि तानाशाही एक तरह से हो जाएगा ना, कि हमारी तुमने बात को नहीं माना था, दो लो हम तुमको, यानी जब समझ रहे हैं, यानी जहां पे अगर क्या हो सकता है कि अगर जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर बीजेपी की पार्टी है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में नहीं है, तब तो उसके अनुसार मनमानी भी कर देगी। तो इतना भी आसान नहीं है जितना सोच रहते हैं।
ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम दो आर्टिकल आओ की बात करते हैं। एक आर्टिकल 352 और एक आर्टिकल है 360। ये आर्टिकल होता है, इस क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी लगता है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लगता है। और ये होता है वित्तीय इमरजेंसी, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी की अगर बात करते हैं तो इसके साथ आर्टिकल 360 के अनुसार हो लगता है। ठीक है, अभी तक तो नहीं लगा है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी अभी तक कितने बार लग चुके हैं, 3 बार लग चुके हैं। ठीक है, चलिए कब कब लगा है तो देखिए बता देते हैं। एक बार 1962 में लगा था। ठीक है, 1962 में लगा था। और एक बार की अगर बात करते हैं तो 1962 में लगा, और एक बार जो लगा था, हम 62 लिख रहे हैं भाई, हमको तो 62 भी नहीं है, 62 में लगा था। एक बार 1971 में लगा था। और फिर एक बार कब लगा था, तो एक बार लगा था 1975 में लगा था। ठीक है, अभी तक कुल कितने बार नेशनल इमरजेंसी लग चुके हैं, तो 3 बार लग चुके हैं। ठीक, चलिए अब देखिएगा क्या बोला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पे, केवल निम्नलिखित में से किस बाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। देखिएगा 24 अप्रैल कब की बात है, तो 24 अप्रैल 1973 में केस हुआ था। केशवानंद भारती, ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, केशवानंद भारती केस हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि सुनवाई किया था कि आप क्या कर सकते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसके मूलभूत ढांचा, अब कई बच्चे पूछेंगे कि मूलभूत ढांचा क्या होता है। तो जिस तरह से आप मान लीजिए कि ये घर है, बिल्डिंग बना हुआ है, इसके पिलर लगे हुए हैं। ठीक है, इसके पिलर लगे हुए हैं अच्छे खासे दम। तो मूलभूत ढांचा, इसका मूलभूत ढांचा क्या होता है, अगर हम पिलरों को बदल दें तो क्या ये घर रहेगा जी, अभी बताइएगा। जैसे में हमने बोला संविधान कि घर को आप अच्छा से बना सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। तो आप क्या किए कि पिलरवे के हम हटा दिए, तो आप समझिए कि पूरा घर में नहीं गिरा दिए जी, गिरा दिए ना। तो आपको घर में सुधार किए कि घर में के लपेट दिए, तो आप फिर उसके बाद नया घर ना बनाइएगा। तो यही होता है मूलभूत ढांचा, समझ में आया। तो ठीक है, जैसे में आपको हम कहें कि घर को बनाइए, तो हाँ यानी रेलिंग वगैरह तोड़ लेते हैं, यहाँ से ही दीवार उठा लेते हैं, यहाँ से ही खिड़की खोल लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, तो हम समझते हैं कि भाई चलो मूलभूत ढांचा जो है पिलर है उसमें बचा हुआ है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं बचा हुआ है। यहाँ से एक तल्ला और बना लेते हैं, यानी मूलभूत ढांचा में कोई क्षति नहीं हो रहा है, यानी पिलर जो है और जो मेन में जो दीवार है उसमें कोई क्षति नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, लेकिन कोई आएगा पिलर वे तोड़ देगा, तो मूलभूत ढांचा वही हो गया मूलभूत ढांचा, समझ में आ गया। तो यही मूलभूत ढांचा में संशोधन नहीं कर सकती है। तो इसमें कौन केस में बोला, तो केशवानंद भारती केस में बोला 1973 में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, केशवानंद भारती किधर गया देखिए तो, कहाँ गया, एक मिनट रुकिए। निम्नलिखित में से किस बात में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। इंदिरा साहनी नहीं, ठीक है, मुंबई बात नहीं, रुदगल साहबाद नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संविधान सभा के कौन संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी एन राव थे। ये बी एन राव का ही पूरा नाम है बेनेगल, सर बेनेगल बेनेगल नरसिम्ह राव। ठीक है, नरसिंह राव, तो इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो दहेग में है वहां पे ये चले जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में और कोई बनते हैं। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की। तो कितना बार बताएं, हल्का क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति। अब इसको बार बार कितना बार बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना अपना पद त्याग कर सकता है, तो किसको देगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना पद त्याग पद करके। तो सर्वोच्च न्यायालय, सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं, तो इसका चर्चा कहाँ में किया गया, आर्टिकल 124। कितने वर्ष पे रिटायर होते हैं, 65 वर्ष पे रिटायर होते हैं। ठीक है, अगर 214 की बात करते हैं तो 214 में क्या बोला गया है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। और आर्टिकल 129 में बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक अभिलेखीय न्यायालय है। ठीक है, अब इसको हटाने की प्रक्रिया के बाद बोलते हैं तो इसको महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आए और
ए भाई जी हम तुमको हटा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, वैसा नहीं कर सकता है। महाभियोग, महाभियोग समझ रहे हैं ना, ये जो राष्ट्रपति को चलाए हुए महाभियोग चलता है ना, एकदम विशेष विशेष बहुमत से पास करे पड़ेगा, दोनों सदन में जाएगा, एकदम हालत खराबे हो जाएगा, विशेष विशेष बहुमत से पास करेगा तब, समझ रहे हैं। तो इतना कड़ा है, ऐसे नहीं हट सकता है। अब देखिएगा, अब तो इसी को पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना अपना पद त्याग कर सकता है, तो किसको दे सकता है, यानी हमको मन नहीं रहेगा, ले छोड़ दे ले कुछ। तो ये होता है, कब होता है, ये राष्ट्रपति को देता है कि राष्ट्रपति जी हम आप अब नहीं रहेंगे और हमको घर पे जाना है, ठीक है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी को देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। देखिएगा, निर्वाचन आयुक्त यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको क्या किया जा सकता है कि पद से ऐसे नहीं हटाया जा सकता है, ऐरा गैरा नत्थु खैरा कोई व्यक्ति नहीं है कि आया हटा दिया। ठीक है, इसको हटाने के लिए संसद में जो विशेष बहुमत अभी हमने बताया ना 2/3 यानी महाभियोग की प्रक्रिया से इसको गुजरना पड़ेगा, तब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, इलेक्शन कमिश्नर इसको क्या कर सकते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की शिकायत करेगा और राष्ट्रपति इसको हटा देगा। ठीक है, किसको, इलेक्शन कमिश्नर को। ठीक है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं। ठीक, तो हमें जो पूछा गया था कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, तो पद से हटा मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, और फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री द्वारा भी हमने बोला, मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा बोला, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो शिकायत करेगा किसको, राष्ट्रपति को। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं नहीं नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भी नहीं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति असक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यालय में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे। देखिएगा राष्ट्रपति जब मर जाते हैं, ठीक है, तो उनकी जगह पर कौन आएंगे, तो उपराष्ट्रपति आ जाएंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति आ जाएंगे, ये आर्टिकल के तहत या आर्टिकल 65 के तहत। ठीक है, हमने बताया है, अच्छे से बताया है। अगर उपराष्ट्रपति भी चल जाते हैं, ठीक है, गए घरे अबे नहीं गिरेंगे, अब हम जैन नहीं जाएंगे भाई, तो अब कौन करेगा, तो यही जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे ना भारत के, वही अब कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएंगे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। और चीफ जस्टिस इंडिया के भी नहीं है, तब कोई जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो बनेगा, और वो नहीं है तो और कोई वरिष्ठ जो होगा वो बनेगा। ठीक है, लेकिन बनेगा। ठीक है, चलिए इसका कौन जाएगा, दोनों नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए आगे देखिए, आगे क्या बोला गया है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा के कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश है, यानी इन लोकसभा के बोलिए या तो राज्यसभा बोलिए, तो उसके कोरम की यानी न्यूनतम बैठक की, कोरम होता है न्यूनतम बैठक के लिए कितने सदस्य चाहिए, तो 1/10 सदस्य चाहिए। कितने सदस्य चाहिए, 1/10, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले पे। भारतीय झंडे में चक्र का रंग क्या है, जैसे में आप झंडा देखे होंगे, ठीक है, ये झंडा ऐसे बना हुआ, ये चक्र होता है, इसमें कितने तिल्ली होते हैं, तो 24 को तिल्ली होते हैं। तो कैसा कलर का होता है, तो ये होता है ब्लू रंग का, देखे है ना। और ऊपर में क्या है, तो आप बताइएगा, अच्छे से बताइएगा। देखिएगा बीच में क्या है, तो बीच में देखिएगा ऊपर में केसरिया है, बीच में सफेद है, और नीचे में क्या है, हरा है। ठीक है, ये रंग भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यही बीच में चक्र है, कौन से रंग के, तो ब्लू रंग के है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीला। ब्लू मतलब नीला। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक, आगे पे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है, तो कौन सा हो जाएगा, यानी भाग 4। अब देखिएगा सभी ऑप्शन को यहाँ पे हम कर देते हैं। भाग 1 की बात करते हैं तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, अगर भाग 2 के बारे में बात करते हैं तो ये कोर्स है नागरिकता है। भाग 4 की अगर बात करते हैं तो इसमें बोला गया है डीपीएसपी। अब भाग 4 के क की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, 4 के क की, तो इसमें क्या बोला गया है, फंडामेंटल राइट बोला गया है। ठीक है, यही भाग 3 में क्या गया है, फंडामेंटल राइट हमने यहाँ पे कैसे लिख दिया भाई, बार बार गलती हो जा रहा, इसका फंडामेंटल ड्यूटी होगा, और ये भाग 3 क्या हो जाएगा, तो फंडामेंटल राइट हो जाएगा। ठीक है, मूल अधिकार। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो नीति निर्देशक डीपीएसपी हमने कब बोला, ये आर्टिकल किसमें, भाग 4 में, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है, तो भाषाओं का उल्लेख अभी हमने चर्चा किया है कि देखिएगा
चौथा अनुसूची, चौथा राज्यों का राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यों का राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 8वीं अनुसूची भारतीय भाषा, जिसमें कितने भाषा अभी हैं, तो 22 भाषा अभी हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं 10वीं अनुसूची की, बात करते हैं तो दल बदल, इसी में दल बदल को कब ऐड किया गया, तो कहिए कि 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है कब, 1985 को होता है, और इसको दल बदल को जोड़ दिया जाता है। 2/3 सदस्य, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 12वीं अनुसूची की बात करते हैं तो ये नगर पालिका के होता है, इससे नगर पालिका से संबंधित है। तो नगर पालिका से संबंधित कौन से संशोधन हुआ था, 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, ठीक है। तो इसमें कितने विषय हैं, तो 18 गो विषय हैं, ठीक है। देखिएगा इतने सारे हम आपके सामने बता रहे हैं इसलिए ताकि आपको रिवीजन होते रहे, ठीक है। एक ही वीडियो में आपको बहुत सारे रिवीजन हो जाए, आपको बार बार भूलने का जो झमेला है ना वो ना हो, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम चर्चा कर लेते हैं भारतीय संविधान की भाषा में, जो भाषा की बात करते हैं। मूल रूप से हमारे संविधान में 14 भाषा थे, ठीक है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो 14 भाषा थे, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन होता है, कब होता है, तो 1967 में होता है, जिसमें से सिंधी को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, ठीक है। सिंधी को ऐड किया जाता है। फिर क्या होता है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया जाता है कब, तो 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1992 में। कौन कौन से, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन सा होता है, 92वां संविधान संशोधन होता है 2003 में। तो इसमें कौन कौन से भाषा को ऐड किया जाता है, तो देखिएगा बोडो, ठीक है। फिर उसके बाद में डोगरी, फिर उसके बाद में मैथिली, फिर उसके बाद में कौन से, तो संथाली को किया जाता है, ऐड किया जाता है। आप जोड़ करके देख लीजिए, 22 भाषा आपके सामने हाजिर होगा, ठीक है। चलिए, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा जी भाई जी, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले पे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब तक राष्ट्रपति रहे थे, देखिएगा 1952 में क्या हुआ था, यानी 24 जनवरी संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, उस दिन 24 जनवरी 1950 से ये राष्ट्रपति बने थे। 1950 से और 1962 तक ये रहे थे राष्ट्रपति, ठीक है। 1962 तक ये राष्ट्रपति रहे थे, तो कितने वर्ष, तो 12 वर्ष रहे थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति कितने में किया गया है, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी पद के बारे में चर्चा किया गया है। राष्ट्रपति जो होगा, ये राष्ट्रपति कार्यपालिका क्या हो जाएगा, कार्यपालिका का प्रमुख होगा, ठीक है। कार्यपालिका प्रमुख होगा। हम आर्टिकल एक बार नहीं लिखेंगे, हम लिख सकते थे, ठीक है, बट आपको कितना याद हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। कम ही याद कीजिए, कमे खाए भाई, थोड़ा पच जाए। इतना मैंने खाली नरेटिव तक पचबे नहीं करे तो उससे कौन फायदा है, ठीक है। चलिए, तो आगे हम बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति का स्रोत किस देश से लिया है। देखिएगा, जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति की बात करते हैं तो ये कहाँ से लिया है, तो ये आयरलैंड से लिया है। तो क्या आयरलैंड से सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति ही लिया है, अरे भाई जी, अभी डीपीएसपी के बारे में चर्चा किया, यहीं से लिया गया है। जापान से क्या लिया गया है, तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। अच्छा, जर्मनी से क्या लिया गया है, इमरजेंसी प्रोविजन लिया गया है। आयरलैंड से तो हमने अभी पढ़वे किया। इंग्लैंड से क्या लिया गया है, मंत्रिमंडल प्रणाली लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप लिया गया है। ये सब कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है। अब समझ में आ गया, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं। देखिए, लोकसभा को क्या बोला जाता है, निम्न सदन। कौन सा सदन, निम्न सदन, ठीक है। और निम्न सदन जब बोला जाता है तो इसके बारे में आर्टिकल 331 के तहत में क्या होते हैं कि राष्ट्रपति 2 गो एंग्लो इंडियन को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं, और राज्यसभा में 12 गो के मनोनीत करते हैं। तो किससे 12 गो रहना चाहिए, तो कला से रहना चाहिए, फिर उसके बाद में साहित्य से रहना चाहिए, फिर उसके बाद में विज्ञान से रहना चाहिए, फिर उसके बाद में समाज सेवा से रहना चाहिए, ठीक है। समाज सेवा से रहना चाहिए, ठीक। चलिए, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा जी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि पंचायत समिति की अधिशासी अधिकारी और इसके शासन का प्रमुख कौन होता है। देखिएगा, जब पंचायत में आप पढ़ते होंगे, इस समय क्वेश्चन तो बहुत लगन से बनेगा नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि हल्का हम बना लेंगे, लेकिन एग्जाम में नहीं बनता है, फिर दिक्कत हो जाता है। दिखता है, देखिएगा, बात करते हैं तो इस तरह से मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इसे आप समझ जाइएगा अच्छे तरीके से। सबसे निचला स्तर का होता है, यही होता है ग्राम पंचायत। कोची होता है, तो ग्राम पंचायत सबसे निचला स्तर का यही है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, पंचायत समिति, पंचायत समिति समिति। फिर ऊपरी स्तर पर कौन आता है, जिला पार्षद। कौन आता है, जिला पार्षद।
तो आप खुद यहाँ पे इसलिए बनाए हैं ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। कौन सबसे निचला स्तर पर? ग्राम पंचायत, दूसरा स्तर पर पंचायत समिति, तीसरा स्तर पर जिला स्तर। अब ये जो है जिला पार्षद, अब ये पंचायत समिति निचला स्तर का है, जिसको आप बीडीओ बोलते हैं ना, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इसी के देख रेख के लिए इसको बीडीओ को नियुक्त किया जाता है, ताकि तुम काम ठीक ठाक से कर रहे हो, कोई योजना आता है तो यही देख दाख करता है, ठीक है। तो इसके कौन बोला है प्रमुख कौन होता है? तो बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा हमने काफी अच्छे तरीके से आपको समझाया है, और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में सही तरीके से आया होगा, आपको बहुत फायदा हुआ होगा, ठीक है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई, मेरा चैनल काफी छोटा है, तो अगर आप सपोर्ट दिखाइएगा तब दिखा सकते हैं, अगर नहीं भी दिखाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हाँ अपनों का ख्याल जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।